हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती को ध्यान में रखते हुए एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं और इसके पहले की वीडियो में हम इसके 3 सेट को कर चुके हैं। आज हम इसके सेट 4 को करने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पे जाके देख सकते हैं, और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका हमारा पहला प्रश्न है, व्यायाम मंडल की स्थापना 1896 में पुणे में किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर हरि चापेकर के द्वारा। इसमें इनके साथ इनके भाई बालकृष्ण हरि चापेकर, कौन? बालकृष्ण हरि चापेकर इसमें भी शामिल थे। इन दोनों भाइयों को क्या कहा जाता है? चापेकर बंधु। यानी जो व्यायाम मंडल है इनकी स्थापना किसने की थी? तो चापेकर बंधु ने की थी। कब की थी? 1896 में। कहाँ पे? पुणे में इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ की स्थापना की हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसके पहले कुलपति किसे बनाया गया था? तो मजरूल हक जो है इसके पहले कुलपति थे। अगला प्रश्न है, 1817 ईस्वी का पाइक विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? जो 1817 में पाइक विद्रोह हुआ था वो किस स्थान पे हुआ था? तो उड़ीसा में हुआ था। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सी जगबंधु ने इसका नेतृत्व किया था। आप इसको भी ध्यान रखिए था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने 1875 ईस्वी में कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष ने। आप ध्यान रखिए, शिशिर कुमार घोष ने 1875 में कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना की थी। और इनकी एक पत्रिका आप ध्यान रखिए, उनकी पत्रिका कौन सी है? तो अमृत बाजार। आप इसको भी ध्यान रखिए, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जहांदार शाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी। अगर हम बात करें जहांदार शाह की, तो ये कब से कब भारत में शासन किया था? तो 1712 से 1713 तक यह शासन किया था। और इसको ईरानी दल के नेता जुल्फिकार खान का सहयोग प्राप्त था। और ध्यान रखिए, जहांदार शाह को ही लंपट मूर्ख कहा जाता है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पुस्तक 1857 निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरेंद्र नाथ सेन की पुस्तक है। कौन सी पुस्तक? 1857। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929 में। 2 नवंबर 1929 को जो है दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डी के कर्वे ने 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात हुई थी, कहां पे हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था, कहां पे? लखनऊ में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने। आप इसको ध्यान रखिए, पूछा जाता है। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। और यह कांग्रेस का 31वां जो है अधिवेशन था। कौन सा? 31वां अधिवेशन था। और इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल जो 1907 में अलग हो गए थे, और इसी अधिवेशन में दोनों एक हो गए थे। आप इसको भी ध्यान रखिए, भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। अगला प्रश्न है, भारत के लिए पहला संवैधानिक सुधारों का श्वेत पत्र किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइमन कमीशन के द्वारा तैयार किया गया था भारत का पहला संवैधानिक सुधारों का श्वेत पत्र। और साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में। और ये भारत कब आया था? तो 1928 में भारत आया था। और इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? 1930 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। अगला प्रश्न है, सहायक गठबंधन प्रणाली के उपयोग को
किसने तैयार और परिपूर्ण किया था, यानी जो सहायक संधि थी उसको किसने शुरू किया था, तो उसे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड वेलेस्ली ने इसकी शुरुआत की थी। अगर हम बात करें लॉर्ड वेलेस्ली की, तो ये कब कब से कब था, तो 1798 से 1805 का भारत में जो है ये गवर्नर था। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राथमिक शिक्षा पर जो है विशेष बल दिया गया था हंटर कमीशन में। और यह कब आया था, तो 1882 में यह आया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल जो 1930 तक कौन सा यात्रा चलाया था, तो दांडी मार्च चलाया था। आप इसको भी ध्यान रखिए, कब से कब तक, 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 तक। और इन्होंने 6 अप्रैल को जो है नमक कानून तोड़ा था। अगला प्रश्न है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था, यानी जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड वेलिंगटन। ध्यान रखिए, पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड इरविन, और दूसरे में कौन था, लॉर्ड वेलिंगटन। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 17 सितंबर 1931 से जो है और 1 दिसंबर 1931 तक यह हुआ था। आप इसको ध्यान रखिएगा, 17 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। और ध्यान रखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है वो लंदन में हुए थे, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही जो है गांधी जी ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी, देख लेते हैं। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, 1931 में हुआ था। साइमन कमीशन का बहिष्कार कब हुआ था, 1928 में। और लखनऊ समझौता कब हुआ था, 1916 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजुमदार। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले कौन सी घटना हुई थी, तो ऑप्शन डी, लखनऊ समझौता। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता की बुराई के उन्मूलन के लिए अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने जो है अस्पृश्यता की बुराई के उन्मूलन के लिए अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की थी। कब की थी, 1932 में इसकी स्थापना की थी। और ध्यान रखिए, 1933 में महात्मा गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया था। किसका, हरिजन पत्रिका का। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय नौसेना विद्रोह किस वर्ष में हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1946 में अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय नौसेना विद्रोह हुआ था। इसे ही रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन असत्य है, देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक प्रसिद्ध पुरास्थल मोहनजोदड़ो था, ये सही है। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन द्वारा जानकारी दी गई थी, ये भी सही है। कब दी गई थी, तो 1826 में। और भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिलता है, मेहरगढ़ से, ये भी सही है। हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों पर केवल काले रंग से चित्रकारी की गई थी, ये गलत है। केवल, यहाँ पे केवल नहीं होगा, केवल काले रंग से नहीं, काले तथा लाल रंग जो की चित्रकारी की गई थी। अगला प्रश्न है, किस वेद में वर्ड शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद में पहली बार वर्ड शब्द का प्रयोग मिलता है। और ध्यान रखिए, जो वर्ड है और ऋग्वेद के किस मंडल में, तो 10वें मंडल में। और 10वें मंडल में किस सूक्त में, तो पुरुष सूक्त। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो है वर्ड शब्द का उल्लेख मिलता है। और वर्ड कितने प्रकार थे उस समय, तो 4 प्रकार के। कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगला प्रश्न है, राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली किसने स्थानांतरित किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिशुनाग ने। और शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। और शिशुनाग वंश कब से था, तो 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। ध्यान रखिए, 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक था। अगला प्रश्न है,
गुप्त काल के दौरान अदालतों की भाषा क्या थी? ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संस्कृत। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन करें। तो पहला देख लेते हैं, उसके साम्राज्य में कोई गुलामी नहीं थी, सही है। और उसकी राजधानी कन्नौज थी, ये भी सही है। सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। दोस्तों हम थोड़ा फास्ट करेंगे, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। वैसे भी हमें ज्यादा टाइम नहीं है, और क्योंकि एग्जाम नजदीक आ चुका है तो हम इसका रिवीजन करते हुए तेजी से चलेंगे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम। अगला प्रश्न है, गुजरात के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूलराज प्रथम ने गुजरात में चालुक्य वंश की स्थापना की थी। इसे सोलंकी वंश भी कहा जाता है। और इस वंश के एक शासक था भीमदेव प्रथम, आप इसको ध्यान रखिए। भीमदेव प्रथम जो था, इसी के शासन काल में जो है महमूद गजनवी ने 1025 में सोमनाथ को लूटा था। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, नयार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जिल ए इलाही की उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बलबन की बात करें तो ये गुलाम वंश का शासक था। तो इसने 1266 से लेकर 1286 तक जो है दिल्ली पर राज किया था। और बात करें बलबन की, तो बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, और सिजदा और पाबेस प्रथा की भी शुरुआत बलबन ने की थी। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैकुबाद जो है गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान था। कब से कब था ये? बात करें हम गुलाम वंश की, तो गुलाम वंश की कब से कब था? तो 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश था। और कैकुबाद की जो हत्या किसने करवाई थी? जलालुद्दीन खिलजी ने करवाई थी। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने हत्या करवाई थी। और हत्या करने के बाद 1290 में जो है खिलजी वंश की स्थापना की थी। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु को फांसी दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु तेग बहादुर को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? ऑप्शन देख लेते हैं। खानवा की लड़ाई कब हुई थी? 1527 में हुई थी। किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच हुई थी। और घाघरा की लड़ाई कब हुई थी? तो 1529 में हुई थी। किसके बीच? बाबर और महमूद लोदी के बीच हुई थी। और कन्नौज की लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुई थी। कब? 1540 में। और चौसा की लड़ाई बहुत फेमस है, कब हुई थी? 1539 में हुई थी। किसके बीच? हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच। तो इसमें पूछा गया सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी? तो ऑप्शन ए, यानी खानवा का युद्ध। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? ध्यान रखिए, इसमें पूछा है फिल्म ऑफ द ईयर, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आरआर को। अगर पूछा जाता सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो कश्मीर फाइल्स होता। अगर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछा जाए तो कश्मीर फाइल। अगर फिल्म ऑफ द ईयर तो आरआरआर। और इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला था? तो रणबीर कपूर को। और बेस्ट एक्ट्रेस को तो आलिया भट्ट का, और आलिया भट्ट को यह अवार्ड मिला था बेस्ट एक्ट्रेस का। अगला प्रश्न है, किस आईआईटी संस्थान द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आईआईटी मद्रास ने विकसित किया था लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपग्रह नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निसार। नासा से एनए लिया गया है और ये इससे लिया गया है, तो कौन सा हो गया? निसार। अगला प्रश्न है, भारत अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत ने इंग्लैंड को हराकर T20 वर्ल्ड कप जीता है। और ये जो T20 वर्ल्ड कप था ये कहां पे हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर की आलिया मीर है, इन्हें वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। आप इसको ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है,
फरवरी 2023 में रक्षा क्षेत्र के एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में चुनाव आयोग ने बिहार के स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया गया? आपने देखा होगा मैथिली ठाकुर ये गायिका हैं, इन्हें नियुक्त किया गया था स्टेट आइकन ऑफ बिहार। अगला प्रश्न है, बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2023 से लागू किया गया है। और ये कब तक चलेगा? तो मार्च 2028 तक यह चलेगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज किस जिला में खोला गया है? ध्यान रखिए, भारत का दूसरा है और बिहार का पहला वानिकी कॉलेज है, किस जिले में खोला गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंगेर में। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा भारत में पहली बार आकलित बहुआयामी निर्धनता के संदर्भ में देश के किस राज्य में बहुआयामी निर्धनता का स्तर सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में। कितना है? 51.91%। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के विकास के लिए विश्व का सर्वोत्तम सम्मान यीदान पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में किसे प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुक्मणी बनर्जी को प्रदान किया गया है। और अगला प्रश्न है, सी इज ए चेंज मेकर योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया है, सी इज ए चेंज मेकर। अगला प्रश्न है, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है? तो देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरानी झीलों को पुनर्निर्मित करने के से संबंधित है तरुण भारत संघ। और इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 1975 में हुआ था और यह राजस्थान का गैर सरकारी संगठन है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कई बार एग्जाम में पूछा जाए, इसको ध्यान रखिए। कहाँ पे है? तो इटली में। इटली में कहाँ पे? रोम में। आप इसको ध्यान रखिएगा, रोम में इसका जो है मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति पुरुष, ध्यान रखिए इसमें पुरुष दिया है, कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट पियरी। ये कहाँ के हैं? तो अमेरिका के हैं। अगर पूछा जाए महिला कौन थी तो कैरोलिन विल्सन जो है पहली महिला थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीला एवं लाल रंग का। अगला प्रश्न है, पौधों की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च के रूप में होता है। अगर पूछा जाए, ध्यान रखिए पौधे पूछा, अगर यहाँ जंतुओं पूछा जाता है तो जंतुओं में किस रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का संचयन होता है। अगला प्रश्न है, हरे पादप में उपस्थित अवर्णीय लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट का कार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खाद्य संग्रहण में सहायक होता है ये अवर्णीय लवक। लवक बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? वर्णीय लवक, हरित लवक और क्या होता है? अवर्णीय लवक। जो वर्णीय लवक होता है ये फल, फूल, बीज और फल में होते हैं, और हरित लवक पत्ती और तना में होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से मूत्राशय में पाई जाने वाली पेशी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरेखित पेशी जो है मूत्राशय में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, टेकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। और विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन जो होता है विटामिन ई की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, एड्स रोग निम्न में से किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, HIV वायरस के कारण जो होता है एड्स रोग। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आमाशय की दीवार से स्रावित होती है, जो आमाशय की दीवार है मनुष्य की, उससे क्या स्रावित होता है? तो जठर रस। ठीक है, जठर रस में क्या क्या पाया जाता है? HCl पाया जाता है, पेशिनोज पाया जाता है, रेसिन और लाइपेज जो है जठर रस में
पाया जाता है। अगला प्रश्न है, वृक्क की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? यानी वृक्क की जो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। एक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किस यंत्र से नापी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्टीमीटर से उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापी जाती है। और अमीटर से क्या नापा जाता है? तो विद्युत धारा नापा जाता है। और बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? तो वायुदाब। और कैलोरीमीटर से तो उष्मा जो है कैलोरीमीटर से नापा जाता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, डिग्री सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल के मध्य संबंध को दर्शाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, C/5 बराबर F-32/9। ठीक है, अगर किसी का भी मान निकालना हो, जैसे अगर फ़ारेनहाइट में डिग्री सेल्सियस में दिया है तो फ़ारेनहाइट में निकालना है तो 1 का मान रख के निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, वायुदाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट निम्नलिखित में से किसका संकेत है? जो वायुदाब मापी है, यानी वायुदाब किससे नापते हैं? तो बैरोमीटर से। तो इसमें अचानक, इसके पाठ्यांक में अचानक गिरावट से क्या संकेत होते हैं? देखिए, तो अचानक गिरावट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, तूफानी मौसम का जो है अगर पाठ्यांक जो है अचानक से गिर जाता है। 3 कंडीशन होती है। अगर देखो धीरे धीरे गिरता है, अगर क्या होता है धीरे धीरे गिरता है तो क्या होता है? वर्षा होने की संभावना होती है। अगर अचानक गिरता है तो तूफानी मौसम होने की, और धीरे धीरे ऊपर उठता है तो शांत मौसम का जो है संकेत होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल का विभिन्न माध्यमों में अवरोही क्रम है। तो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? तो ठोस में, उसके बाद कहाँ होती है? द्रव में, उसके बाद क्या होती है? गैस में, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विद्युत का उत्तम चालक है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चांदी जो है विद्युत का उत्तम चालक है। अगला प्रश्न है, सिल्वेनाइट निम्न में किसका अयस्क है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना का अयस्क है सिल्वेनाइट। अगला प्रश्न, रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ क्या होता है? जो शुष्क बर्फ होता है वो क्या होता है? तो वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु में अधिकतम कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम होती है 7। अगला प्रश्न है, सभी निष्क्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो 0 होती है, क्योंकि इसके लास्ट में जो है कोई जो है शेष नहीं बचता है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों एवं चींटियों के डंक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फार्मिक अम्ल पाया जाता है मधुमक्खियों एवं चींटियों के डंक में। इसका क्या फॉर्मूला होता है? HCOOH। बात करें हम एस्कॉर्बिक अम्ल की, तो ये खट्टे पदार्थों में जैसे आंवला, संतरे में पाया जाता है। और एक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? पालक और टमाटर में। और एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में। अगला प्रश्न है, परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 200, ऑप्शन डी -273 डिग्री सेल्सियस होता है परम शून्य का तापमान। अगला प्रश्न है, मोनोजाइट किस धातु का अयस्क है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोनोजाइट जो है थोरियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है, निम्न में से रोल्ड गोल्ड का संगठन है? तो देख लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा। इसमें तांबा 90% होता है और एल्युमिनियम 10% होता है। और हम बात करें पीतल की, तो पीतल किससे बना होता है? तांबा और जिंक से बनता है पीतल। और तांबा और टिन से क्या बनता है? तो कांसा। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, C4H10 जो है ब्यूटेन का जो है रासायनिक सूत्र है। ध्यान रखिए, यहाँ 4 है। अगर हम कार्बन का एक कार्बन होता है तो वो मेथ होता है, और 2 कार्बन होता है तो एथ होता है, तो 3 कार्बन होता है वो तो प्रोप होता है, अगर 4 कार्बन होता है तो ब्यूट होता है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 कार्बन इसमें तो आप ब्यूटेन। अगला प्रश्न है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है? तो इसका देख लेते हैं राइट आंसर। प्रेस की स्वतंत्रता इसमें शामिल है, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार इसमें शामिल है, मौन रहने का अधिकार शामिल है, और हड़ताल का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। तो इसमें पूछा है कौन शामिल है, तो
1, 2, 3 यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 50 में यह उल्लिखित है। और अनुच्छेद 50 किस में आता है? तो नीति निर्देशक तत्व में आता है। और बात करें हम अगर नीति निर्देशक तत्व की, तो ये संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में इसका उल्लेख है। और आर्टिकल क्या है? तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो है इसमें शामिल है नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है, भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है आम चुनाव। अगला प्रश्न है, राज्य के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यायोजित प्राधिकार का प्रयोग करती है स्थानीय सरकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची। और वर्तमान में कितने समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल हैं? तो 52। और मूल संविधान में तो 47 शामिल थे मूल संविधान में, और वर्तमान में अब कितने हैं? 52। अगला प्रश्न है, निम्न में किसे विधि के समानता से छूट प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो है विधि के समानता से छूट दी गई है। अगला प्रश्न है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं, क्योंकि इसमें 2005 देखिए सब में दिया गया है, 2005 में तो आया था। अब डेट याद रखना जरूरी है। तो कब आया था? 15 जून 2005 को यह आया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन अधिकार नहीं आता? शुद्ध पेयजल अधिकार आता, सही है। समुचित जीवन स्तर सही है। शिक्षा सही है। तो नहीं आता कौन सा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, विवाह। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5वीं जो है पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। और 5वीं कब चली थी? तो 1974 से जो है 1979 तक यह चली थी। अगला प्रश्न है, लघु उद्योग के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिडबी, आपने सुना होगा। और सिडबी किसके लिए होता है? तो लघु उद्योगों के लिए होता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 2023-24 में सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में किस मद पर किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा पर। शिक्षा पर लगभग 540.91 करोड़ रुपए जो है शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में लिखित में कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? ध्यान रखिए, इसमें पूछा है प्रशांत महासागर की कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम्बोल्ट। ये सारी जो है ठंडी जलधारा है, लेकिन ये प्रशांत महासागर पूछिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम्बोल्ट। और ये जलधारा किसकी हैं? तो अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं। प्रश्न है, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? जल विद्युत। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की 10 की वृद्धि का दर कितनी प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17.7% है 10 की वृद्धि भारत की। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत दूध में नंबर 1 पे है। अगर हम बात करें मछली में, तो भारत जो है मछली में दूसरे स्थान पे है। और अंडा उत्पादन में तीसरे स्थान पे, और मांस उत्पादन में 5वें स्थान पे है। अगला प्रश्न है, इको मार्क क्या है? अब इसकी ये पहले भी आ चुका है प्रश्न। तो इको मार्क क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है? यानी कौन सी नदी है भारत के उत्तर और दक्षिण विभाग को विभाजित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है भारत के उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के बीच में पारंपरिक सीमा बनाती है। अगर हम बात करें नर्मदा नदी की, तो ये कहां से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहां से? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर एवं हिंद महासागर मिलते हैं?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं, नाथुल्ला दर्रा। नाथुल्ला दर्रा कहाँ पे है? तो पहला गलत हो जाएगा, नाथुल्ला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में है नाथुल्ला दर्रा, ठीक है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लिपु लेक कहाँ है? उत्तराखंड में। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में। पालघाट कहाँ है? केरल में। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है जो है इसकी सीमा। अगर बात करें हम सबसे छोटी सीमा किसकी है, तो गोवा की सबसे छोटी तट रेखा है। और कुल कितने राज्य हैं जो समुद्र से सीमा बनाते हैं? तो 9 राज्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अगर पूछा जाए दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दलहनी फसल होती है वो नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है मृदा को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मटर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसार का सबसे बड़ा कौन सा है? तो सहारा। अगर पूछा जाए भारत का कौन सा, तो भारत का थार मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस एक देश में पंपास घास के मैदान स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान स्थित है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार, यहाँ सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? ये भी पिछले सेट में आ चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अफ्रीका में सर्वाधिक देश हैं। कितने हैं? तो लगभग 24 देश हैं। बात करें यूरोप की, तो यूरोप में 49 है। और एशिया में कितने हैं? 48। और दक्षिण अमेरिका में कितना है? 12। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस जो है नहीं है, तो इसे पर्यावरण का आतंकवादी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऊर्जा में कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सौर ऊर्जा का सर्वाधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों में कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो हाइड्रोजन होता है ये न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। दोस्तों ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।